तो मुझे लगता है कि हाइट से ज़्यादा डेप्थ मैटर करती है, तो डेप्थ होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो लास्ट की जो प्रस्तुतियाँ थी, जो नन्हे मुन्ने बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत की, सचमुच में अद्भुत थी। मैं मंत्रमुग्ध हो गया था और भावुक हो गया था, ऑलमोस्ट निशब्द हो गया था। लग रहा था कि शायद मुझे बुलाने के लिए, स्टेज पे बोलने के लिए बोलेंगे तो मैं शायद बोल ना पाऊँ, पर मैं धन्यवाद करता हूँ जोगिंदर सिंह जी का, जिन्होंने थोड़ा सा हवा के रुख को मोड़ा तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आपके सामने कुछ बोलने के लायक हुआ। विश्वस्थली एक विचार, जैसे यहाँ कहा गया, और इस विचार को विचारधारा में परिवर्तित करने वाले श्री शक्ति पाठक जी, DIG जम्मू सांबा कठुआ रेंज, और उस विचारधारा में बहते हुए हमारे सांस्कृतिक, हमारे आध्यात्मिक धरोहर को संजोए हुए, उसको बचा के रखते हुए, उसको और आगे ले जाने में अपनी टीम के साथ निरंतर काम करते हुए विश्वस्थली के प्रधान श्री जगदीश ब्रह्मी जी और उनकी टीम, यहाँ प्रस्तुत सभी उनके शिक्षक और देवी और सज्जनों, सबसे पहले मेरा विनम्र प्रणाम। सचमुच में ये मेरे लिए एक हर्ष का अवसर है कि विश्वस्थली ने, मेरी अपनी भूमि ने मुझे याद किया और मुझे इस भव्य समारोह में का भाग बनने का अवसर प्रदान किया। ये मेरे लिए अपनी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है। मुझे याद है जब 10वीं की कक्षा के परिणाम आए और मैं कहीं 10वें नंबर पे था, तो शायद उस समय ना तो मुझे वैल्यू पता थी कि पोजीशन क्या चीज़ होती है, लेकिन जो मुझे सम्मान मिला लोगों द्वारा, अपने दोस्तों द्वारा, समाज द्वारा, वहीं से एक प्रेरणा मिली कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हम लोग जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अगर हम हिम्मत रखें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे याद है कि एक छोटा सा समारोह हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल बसोली में किया गया था। शक्ति पाठक जी के पिताजी श्री उत्तम चंद शास्त्री जी ने मुझे वहाँ सम्मानित किया था। वो मेरे लिए बड़ी एक गौरव की बात थी, जिसको मैं हमेशा अपने दिल में रखा और ये विचार करके आगे निकला कि आज यहाँ तो इज़्ज़त मिल गई, लेकिन ये इस बसोली की इज़्ज़त आगे भी रखनी है। उसी सोच के साथ में आगे बढ़ा। मैं देख रहा था कि विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने इतने अच्छे ढंग से और इतने मीनिंगफुल वे से हमें विवेकानंद जी के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में, पर्टिकुलरली उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी रेलेवेंस के बारे में बताया। तो मुझे नहीं लगता कि स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं के बारे में मुझे और कोई व्याख्या करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं छोटी सी बात आपसे करूँगा कि उनकी शिक्षाएं जो आपने यहाँ डिपिक्ट की अपनी ड्रामेटिक प्रेजेंटेशंस में, मैं उनको कैसे देखता हूँ वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका विजन एजुकेशन के बारे में क्या था, क्योंकि आज का दिन भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाती है और इसके पीछे कारण स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। वो एजुकेशन जिसको हम एजुकेशन समझते हैं, जो स्कूल में जाके हम पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, वो मानते थे कि ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन अंदर से बाहर की ओर आती है। ये वाली जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये बाहर से हम अंदर की तरफ ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी एक उदाहरण दिया था कि न्यूटन ने
लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आपको दिए। क्या न्यूटन कोई डॉक्टरेट कर रहा था फिजिक्स में? क्या उसकी कोई पढ़ाई थी फिजिक्स में? नहीं। एक सेब के नीचे बैठे बैठे अपने अंदर के ज्ञान को उजागर करके उसने दुनिया को वो दे दिया जो आप सैकड़ों सालों की पढ़ाई करके भी नहीं दे सकते। इसलिए पढ़ाई जो अंदर से आती है वो रियल एजुकेशन है। लेकिन अंदर से एजुकेशन आए कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। कहने में तो बड़ा आसान लगता है अंदर से एजुकेशन बाहर की तरफ लाओ, पर कैसे आए? अंदर वाली एजुकेशन को बाहर लाया कैसे जाए? तो उन्होंने कहा उसके लिए मूल मंत्र है कंसंट्रेशन। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगी आप अपनी अंदर की शक्ति को उजागर नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल करके पब्लिक की भलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के लिए यौगिक वे तो है ही है, वेदांता फिलॉसफी भी है कि हम कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। बट आज के अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि आज का अगर युवा किसी चीज़ से दूर भाग गया है, वो कंसंट्रेशन है। वी डू नॉट हैव एट ऑल एनी कंसंट्रेशन। वाई? बिकॉज वी हैव मोबाइल इन आवर हैंड। जब तक मोबाइल आपके हाथ में रहेगा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आज आप देखो जब भी बच्चे पढ़ते हैं साथ में मोबाइल होता है, हर 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं। कैसे कंसंट्रेशन बनेगी? और जब कंसंट्रेशन नहीं होगी तो क्रिएटिविटी नहीं होगी। मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका ओवर एक्सेसिव यूज हमें कंसंट्रेशन से दूर लेके जा रहा है। और मैं युवाओं के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को आप कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो वहाँ क्रिएटिविटी नहीं होगी। आज क्रिएटिविटी नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कट एंड पेस्ट है, ये कट एंड पेस्ट है, ये क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी रुक गई है। जितनी क्रिएशन थी वो आपके इंटरनेट पे आ चुकी हैं, फर्दर क्रिएशन रुक गई है क्योंकि हम वहीं से कॉपी और पेस्ट करके आगे चल रहे हैं। इसलिए रेलेवेंट हो जाती है स्वामी विवेकानंद जी की बात, एजुकेशन फ्रॉम विद इन। टू गेट एजुकेशन फ्रॉम विद इन you need concentration, and for concentration leads to creativity। और creativity ही एक मात्र जरिया है प्रोग्रेस का। क्रिएटिविटी के बिना प्रोग्रेस नहीं होती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा विदाउट मीनिंग एनी ऑफेंस टू एनीबॉडी। हमारे यहाँ पाठक साहब की और ब्रह्मी साहब की और कुछ और भाई लोगों की के इनिशिएटिव से यहाँ एक पेंटिंग स्कूल बनाया गया। पेंटिंग को और आगे लेने की कोशिश की गई और आज हम दोबारा उस रास्ते पे चल पड़े हैं। लेकिन मैं कोई ज़्यादा क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे पेंटिंग का कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं उन आर्टिस्ट लोगों से कहूँगा कि एक बात पे विचार करें कि उनकी पेंटिंग में मुझे क्रिएटिविटी कम और ड्राइंग ज़्यादा लगती है। थोड़ा सा ध्यान दें क्रिएटिविटी पे, आप वापस उसी जगह चले जाएंगे यहाँ बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग हुआ करता था। बाकी हमारा पेंटिंग का स्तर बहुत बढ़िया है। वी आर वेरी गुड ड्राइंग मास्टर्स, बट वी नीड टू बी पेंटिंग आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है। वही फिगर्स जो हम देखते आए हैं वही आज बनाते रहोगे विदाउट एडिंग एनी क्रिएटिविटी टू इट, तो हम स्टैग्नेट हो जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये उन भाई लोगों के लिए, मैं ना तो कोई क्रिटिक हूँ ना मेरी कोई नॉलेज है पेंटिंग की, पर इतना समझता हूँ कि क्रिएटिविटी के बिना आगे निकलना मुश्किल है। नहीं तो ऐसी पेंटिंग आपको हिमाचल में भी मिलेगी होती हुई, ऐसी ही पेंटिंग राजस्थान में इससे भी बढ़िया होती हुई दिखेंगी। अगर आपको आगे निकलना है और वो वर्ल्ड फेमस बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को रिवाइव करना है, प्लीज़ ऐड क्रिएटिविटी टू इट। और मुझे यकीन है कि मेरी धरती में बहुत क्रिएटिविटी है, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ये उनका फ़लसफ़ा था एजुकेशन के बारे में। यहाँ 2-3 आइटम्स में वो दिखाया गया, उठो, जागो, रुको मत जब तक के लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। Arise, wake up, stop not till you attain the goal। देख रहे हैं बहुत सिंपल सी 2-3 चीज़ें लगती हैं, पर अगर इसको आप एनालाइज करो तो पहले जागो, पहले उठो।
राइज। उठो मीन्स अपने घर बार को छोड़ो, बिस्तर को छोड़ो, और इसको इफ वी पुट इट सिंपली, त्याग। तो प्रोग्रेस के लिए सबसे पहले त्याग। ये उठो का मतलब त्याग है, उठ के बाहर जाना नहीं है। तो पहले त्याग चाहिए, फिर जागो, अवेयरनेस, समझो कि हमें क्या करना है, हम किस पर्पस के लिए आए हैं और क्या करना है। जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस, वो है जागो। और जो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, वो बात स्ट्रगल की करते हैं, वो कर्म की बात करते हैं कि उसके बाद जुट जाओ, मेहनत में लग जाओ, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये तीन चीज़ें जिनमें बहुत ही बड़ा एक अर्थ छुपा हुआ है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये तीन लाइनों को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जब वो बात करते थे तो उन्होंने एक छोटा सा मंत्र दिया, कहा अगर ये बात सब समझ आए तो शायद दुनिया के बहुत से क्लेश इस धरती से ख़त्म हो जाए, कि हर इंसान में भगवान है, और आप वो सब कीजिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग करें। हम दूसरों के लिए बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, दुनिया से सबसे बड़ा ईमानदारी का भाषण आपको बेईमान आदमी से आएगा। मैं बता दूं आपको, सबसे बढ़िया ईमानदारी पे भाषण बेईमान से आएगा। ईमानदार शायद नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, वो बोलेगा नहीं। तो ये जो आप चाहते हैं कि ये बाकी दुनिया के लोग करें, अगर आप करना शुरू हो जाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सी प्रॉब्लमें हमारी बहुत हद तक दूर हो सकती है। हमारे शास्त्रों में हमारे बुद्धिजीवी भी हमें बताते हैं कि जीवन का एक लक्ष्य मोक्ष है। मैं थोड़ा सा उनसे डिफर करता हूँ। मोक्ष एक बड़ी डिबेटेबल सी चीज़ है। मुझे लगता हम और आप जैसे आम लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति क्या है और कैसे करनी है, शायद इसको समझना असंभव है। आप छोड़िए, एक प्रैक्टिकल बात है, हम सब लोग एक ही बात चाहते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है ज़िंदगी का कि जितने साल जिए सुख से जिए। मुझे लगता हमारा मोक्ष से ज़्यादा सुख प्राप्ति है, और सुख की प्राप्ति दुखों को दूर करके है। दुख तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो प्रकृति आपदा से आते हैं जिस पे इंसान का वश नहीं है, उसको तो झेलना सीखना है, और दूसरे हमारे सेल्फ क्रिएटेड हैं जो हमने बनाए हैं, उनसे हम दूर उनको तो ख़त्म कर सकते हैं। एक छोटी सी बात है, कितने झंझट खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ सच बोलना ही शुरू कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ 80% ऑफ योर प्रॉब्लम विल बी ओवर। सिर्फ सच बोलो। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो जब आप झूठ बोलते हैं तो फिर इसकी कोई इंतहा नहीं है, फिर झूठ पे झूठ बोलते हो, अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, अपने साथियों के लिए भी करते हो, अपने समाज के लिए भी करते हो। एक छोटा सा सच है, सच कि सच बोलना है जो हर धर्म में है। किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुरान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, गीता को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो, एक सच बोलना है, थोड़ी सी ईमानदारी करनी है, किसी से घृणा नहीं करनी है, सबका सहयोग करना है, जैसे आज बता रहे थे। और यही टीचिंग्स लेके स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए, और जब उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, अभी उन्होंने यही कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो 2 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन हुई, क्योंकि उसमें एक अपनापन था जो शायद विदेशियों को वो नहीं मिलता। उसके बाद उनके भाषण को शायद 6-7 बार इंटरप्ट करके स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। क्यों? जब तक वो शिकागो में वो भाषण नहीं हुआ था स्वामी जी का, तब तक एक धारणा थी वेस्टर्न कंट्रीज में, पिछड़ा देश है, गरीबी है, भूखमरी है, सुपरस्टिशन है, कुछ नहीं है। लेकिन वेदांतिक फिलॉसफी क्या है, हम जीवन को कैसे जीते हैं और उसको कैसे समझते हैं, वो पहली बार उनके सामने आया और उनकी आंखें खुल गई। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि ना हम पूर्ण हैं ना वेस्ट पूर्ण है, हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव ये कहता है कि जब हम
विदेश के लोगों को देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों को देखते हैं तो वो बड़े खुश, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, बड़े ऐसे लगता है कि बड़े सेटिस्फाइड से लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी परत है। थोड़ा सा करे दो तो वो अंदर से दुखी है, डिससेटिस्फाइड है, डिसकंटेंटेड है। लेकिन हमारे ईस्ट में, हमारे भारतवर्ष में ये रिवर्स है। यहाँ क्या है, यहाँ हर आदमी आपको दुखी दिखता है, लेकिन कुरैश के देखो तो अंदर से बहुत सेटिस्फाई है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो उन्होंने कहा हमको एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ है। तो इस तरह उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी एक दिया। और जो सबसे बड़ी उनकी बात थी, शायद हम लोग शायद उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनका था ब्लेंडिंग रिलीजन इन नेशनलिज्म। वो हालात जब यहाँ विदेशियों का राज था, लोगों को इकट्ठे करना अपनी स्पिरिचुअलिज्म के जरिए, वो एक कमाल की बात थी। और लास्टली मैं ये कहूँगा, जो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मंच पे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। आज शायद मैंने भी 2-4 लफ्ज़ कोई अच्छे बोल दिए होंगे, लेकिन हमारी करनी और कतनी में जो डिस्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूँ इसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन एक एफर्ट हो सकती है, इसको थोड़ा सा अब्रिज किया जाए, इसको थोड़ा कम किया जाए। अगर जितना गैप आप कम करोगे, मुझे लगता ज़िंदगी उतनी सरल होगी, उतनी सफल होगी। हम अपने समाज को भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपने देश के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और शायद और ऊंचाइयां पा पाएंगे। तो बोलने को तो बहुत कुछ है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, बहुत सी प्रस्तुतियां थी, उसके बाद गीत संगीत भी हो गया। अब मेरा भी लेक्चर आपने सुन लिया, पर मैं इतना ही कहूँगा कि जब यहाँ से जाओ तो सिर्फ इतना ही प्रण करके जाओ, जो हम दूसरों को चाहते हैं कि वो करें, हम भी वही करेंगे। और जो हम कहते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। कर नहीं पाओगे ये मेरा यकीन है, पर उसको करने की कोशिश करेंगे और अपनी करनी और कथनी के बीच का गैप कम करेंगे। एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, एक मजबूत देश का निर्माण होगा, और आपकी कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी होगी। यही संदेश मानवता का स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है, उसी को मैं रिट्रेट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद सर, हमारे साथ अपने उच्च विचार शेयर करने के लिए।